Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about the hip or pelvis and lumbosacral and sacroiliac joint. ठीक है, तो ये वीडियो भी हमारा पोस्चर बायोमैकेनिक्स के ऊपर ही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नी और एंकल जॉइंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि उसका पोजीशन क्या होगा, उसका लाइन ऑफ ग्रेविटी, उसका कहाँ कहाँ पे होगा, उसका ऑप्टिमल पोजीशन क्या है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात कर रखा है उस वीडियो में। आज उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो, पोस्चर बायोमैकेनिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो एक वीडियो में सब चीज तो पॉसिबल है नहीं, तो इस कारण से मैंने इस पे सीरीज बनाया हुआ है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब चूंकि ये सीरीज में है तो इस पे आने वाले टाइम में और भी कई सारे वीडियोस भी अपलोड होंगे, तो मैं बार बार ये चीज आपको पास्ट में भी कह चुका हूं कि आप लोग कोई भी अगर वीडियो देखो तो उसको एक सीरीज में देखो। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट है जो पोस्चर बायोमैकेनिक्स का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट में भी मिल जाएगा। तो इसको अगर आप शुरू से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा अप्रोच कैसा है। और सारी चीजें तो किताब से मिलती जुलती है, क्योंकि सिंथिया नॉर्किन से ही जो भी रेफरेंस है वो मैंने वहीं से लिया है। बट फिर भी आपको समझने में, आपको नोट्स बनाने में, आपको याद करने में आसान हो जाएगा। चलो, अब अगर हम लोग बात करें कि हिप या पेल्विस के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सब में हिप या पेल्विस बोन जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में होता है। अगर ये न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरह का डिफॉर्मिटी उसके ऊपर प्रेजेंट है। अब ये न्यूट्रल पोजीशन क्या होता है? ठीक है, अब इसका कुछ तो डेफिनेशन होगा। तो बेसिकली न्यूट्रल पोजीशन में पेल्विस या फिर हिप बोन में एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर टिल्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर एंटीरियर टिल्ट होगा तो भी प्रॉब्लम, पोस्टीरियर टिल्ट होगा तो भी प्रॉब्लम। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि लॉर्डोसिस में एंटीरियर टिल्ट होता है या फिर पोस्टीरियर टिल्ट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, पेल्विस में दो तरह का लाइन होता है, एक होता है वर्टिकल लाइन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होता है वो बनता है हमारा जब सिम्फाइसिस प्यूबिस और एएसआईएस वाले पॉइंट को जोड़ते हैं तब। और एक और लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और वो एएसआईएस और पीएसआईएस को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तब वो लाइन फॉर्म होता है। एएसआईएस का फुल फॉर्म है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और पीएसआईएस का फुल फॉर्म भी वही है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अगर इसको हम लोग डायग्राम से समझें तो देखो, ये है हमारा प्यूबिस सिम्फाइसिस और ये है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये है हमारा वर्टिकल लाइन। ओके, अब इस डायग्राम को भी अगर आप देखो तो ये वाला जो लाइन है ये कनेक्ट कर रहा है हमारा एएसआईएस और पीएसआईएस को, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ओके। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में जो पीएसआईएस का पोजीशन है वो डाउन होता है, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में एएसआईएस का पोजीशन डाउन होता है। ठीक है, लॉर्डोसिस में कौन सा होगा ये मुझे आप कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो ऑप्टिमल पोजीशन है जहां पे हिप न्यूट्रल में होता है, अब उस केस में अगर हम लोग बात करें कि लाइन ऑफ ग्रेविटी कहां से पास होता है, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करता है हमारा स्लाइटली पोस्टीरियर टू द एक्सिस ऑफ हिप जॉइंट थ्रू द ग्रेटर ट्रोकैंटर। ये ग्रेटर ट्रोकैंटर अब किस चीज का पार्ट है? तो बेसिकली ग्रेटर ट्रोकैंटर हमारा फीमर बोन का ही एक पार्ट है। अब ये ग्रेटर ट्रोकैंटर कहाँ होता है ये समझो, ये बेसिकली फीमर के प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है, यानी कि ऊपर में होता है। ये रहा हमारा फीमर, और ग्रेटर ट्रोकैंटर हमारा यहाँ पे होता है। एक होता है ग्रेटर ट्रोकैंटर और एक होता है लेसर ट्रोकैंटर। अगर मैं बात करूं अपर लिम्ब में तो ऐसा सेम स्ट्रक्चर होता है ह्यूमरस में भी, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं कि ये लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास करता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हिप जॉइंट का जो एक्सिस है वहां से ये थोड़ा पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो आपको यहाँ समझ आएगा। इस डायग्राम को अगर पहले थोड़ा समझें तो ये है हमारा वर्टिब्रा का पार्ट, राइट? तो वर्टिब्रा का पार्ट तो पीछे होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा पोस्टीरियर। ओके, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा एंटीरियर। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो ये है हमारा एक्सेस ऑफ हिप जॉइंट, जो कि ये हमारा एरो से दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा एक्सेस ऑफ हिप जॉइंट के पीछे है, यानी कि पोस्टीरियरली है, और ये है हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी जो हमारा एरो है यहाँ पे। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है वो हल्का सा पोस्टीरियरली होता है ना। अब देखो, पोस्चरल स्वे के दौरान, अब पोस्चरल स्वे को मैंने दो बार समझाया हुआ है पिछले वीडियोस में, बट पोस्चरल स्वे होता क्या है एक बार फिर से समझ लो। बेसिकली जब भी हम लोग खड़े होते हैं, मान लो एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो वो चाहे कितना भी देर खड़ा क्यों ना हो, जब भी वो खड़ा रहता है वो हमेशा हल्का, बहुत कम
डिग्री में मूवमेंट होता है आगे और पीछे की तरफ, और साथ ही साथ मीडियल और लेटरल की तरफ, जिसको हम लोग पोस्चरल स्वे बोलते हैं। उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए मेजरेबल नहीं है, एक लिमिटेड डिग्रीज तक ही होता है। अब अगर मैं बात करूं कि पोस्चरल स्वे के दौरान क्या होगा, तो पोस्चरल स्वे के दौरान लाइन ऑफ ग्रेविटी हिप जॉइंट के एक्सिस से आगे भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप कॉन्टिन्यूसली आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, बहुत स्मॉल अमाउंट में ही सही, लेकिन आप मूव कर रहे हो। तो पोस्चरल स्वे के दौरान ऐसा पॉसिबल है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है वो हिप जॉइंट के एक्सिस से आगे हो जाए। अब देखो, यहां पे लाइन ऑफ ग्रेविटी जो हमारा हिप जॉइंट का एक्सिस है उसके पोस्टीरियरली होता है, राइट। तो पहले तो ये समझो कि लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियरली, ओके। तो अब जैसे ही लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियरली होगा तो इसका मतलब है कि पेल्विस मूव भी करेगा तो पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करेगा जब भी एक्सटर्नल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल मोमेंट का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो अब लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियरली है, तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण पेल्विस जो है वो भी पोस्टीरियरली मूव करेगा, राइट। तो वही सेम चीज है, इसके कारण क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल एक्सटेंशन मोमेंट क्रिएट हो रहा है ड्यू टू पोस्टीरियर लोकेशन ऑफ एलओजी इन रिलेशन टू द हिप जॉइंट एक्सिस, ओके। तो अब ये जो एक्सटर्नल एक्सटेंशन मोमेंट है इसके कारण होगा क्या, तो बेसिकली ये पेल्विस को पीछे की ओर रोटेट करवाएगा। अब पेल्विस का तो ऊपर का पार्ट रोटेट करेगा या नीचे का पार्ट रोटेट करेगा, ये कैसे समझे हम लोग। तो बेसिकली जो पेल्विस का जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट मतलब देखो ऐसे समझो, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से डिस्टल और डी से दूर, तो जो हेड के पास हो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेगमेंट। तो हिप जॉइंट का अगर ये जो ऊपर का जो पोर्शन है ये हेड के पास होता है, हेड को अगर हम लोग रेफरेंस लेकर के चले, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल सेगमेंट, राइट, एंड दिस इज योर डिस्टल सेगमेंट जो नीचे वाला पार्ट होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग हिप जॉइंट के बारे में, तो हिप जॉइंट में डिस्टल सेगमेंट ऑफ हिप पार्ट लेता है और साथ ही साथ प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ फीमर पार्ट लेता है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो एक्सटर्नल एक्सटेंशन जो मोमेंट क्रिएट हुआ है इसके कारण हिप में का जो बोन का कौन सा पार्ट मूव करेगा, रेफरेंस के तौर पे उसको कौन सा पार्ट अगर हम लोग लेंगे, तो उसमें हम लोग लेते हैं प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द पेल्विस। तो जो पेल्विस का जो ऊपर का जो पोजीशन है वो पीछे की तरफ मूव करेगा ऑन द फीमोरल हेड। फीमोरल हेड के ऊपर जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट वाला जो पार्ट है हिप का वो रोटेट करेगा पोस्टीरियरली, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है, ऑब्वियस है क्योंकि लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियर है तो पेल्विस भी पोस्टीरियरली मूव करेगा। और इसको अगर मोर एक्यूरेटली अगर हम लोग बोलें तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पेल्विस जो है वो फीमोरल हेड पे पोस्टीरियरली मूव करता है। बहुत बार रिपीटेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन कौन सा ऐसा मसल है जिसका एक्टिविटी होता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग, वो भी समझ लो। तो सबसे पहला है हमारा इलियोप्सिस मसल, जो कि एक इंटरनल फ्लेक्शन फोर्स को जनरेट करता है ताकि हाइपर एक्सटेंशन को अवॉइड किया जा सके। अब देखो जब भी आप खड़े होते हो तो आपका हिप जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, राइट, हिप ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल मोमेंट के कारण एक और एक्सटर्नल एक्सटेंशन फोर्स जो है वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, अगर इंटरनल फोर्स ना लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा हिप जॉइंट है वो और भी ज्यादा एक्सटेंशन में चला जाएगा, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा। तो उस हाइपर एक्सटेंशन को रोकने के लिए कौन सा मसल आता है काम में, तो आता है इलियोप्सिस मसल, जो कि हाइपर एक्सटेंशन को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो तीन लाइन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो स्वे बैक जो पोस्चर होता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, स्वे बैक पोस्चर, ठीक है। स्वे बैक पोस्चर में मसल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होता, जिसके कारण स्ट्रेस जो है वो एंटीरियर हिप लिगामेंट्स पे इंक्रीज कर जाता है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सन क्या है, हिप जॉइंट का एक्सिस जो है वो आगे हो गया, लाइन ऑफ ग्रेविटी और भी ज्यादा पीछे हो जाता है स्वे बैक पोस्चर में। तो एक चीज याद रखना कि स्वे बैक पोस्चर में पहले तो ये समझने वाला बात है कि स्वे बैक पोस्चर में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा पोस्टीरियरली हो जाता है, ठीक है।
अब लाइन ऑफ ग्रेविटी ज्यादा अगर पीछे चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे की तरफ जितने लिगामेंट होंगे वो ओवर स्ट्रेच होंगे। ठीक है, ये लिगामेंट सब ओवर स्ट्रेच होंगे। ओके, तो इस कारण से जब ये ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक अगर स्वे बैक पोस्चर हैबिचुअल हो जाता है कि भी किसी भी इंसान में, तो वहां पे आपको लिगामेंट्स में अडेप्टेशन दिखेंगे, यानी कि लेंथनिंग ऑफ लिगामेंट्स दिखेंगी अगर यही पोस्चर आपका हैबिचुअल हो गया तो पहला तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि स्वे बैक पोस्चर में लाइन ऑफ ग्रेविटी और भी पीछे चला जाता है इन कंपेयर टू ऑप्टिमल पोस्चर। ऑप्टिमल पोस्चर में क्या हो रहा था कि हिप जॉइंट एक्सिस के पीछे तो था लाइन ऑफ ग्रेविटी, बट स्वे बैक पोस्चर की अगर अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो स्वे बैक पोस्चर में और भी ज्यादा लाइन ऑफ ग्रेविटी पीछे चला जाता है। चलो तीसरा में आते हैं। अब मान लो कि इफ ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन मोमेंट एट द हिप वेर अलाउड टू एक्ट विदाउट मसल बैलेंस। अब वहां पे इंटरनल फोर्स हो ही ना, ठीक है, मसल का वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जो कि हमारा रिलैक्स्ड या फिर स्वे बैक पोस्चर में देखा जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वे बैक पोस्चर में मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उसको सपोर्ट कौन करेगा, यानी कि वो जो ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसके कारण जो पेल्विस जो है उसका पोस्टीरियर रोटेशन हो रहा है, वो किसके कारण होगा, वो तो उसको सपोर्ट करता है हमारा इलियोफिमोरल लिगामेंट, ट्यूबोफिमोरल लिगामेंट और इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। तो देखो, बात इतनी सी है कि रिलैक्स्ड या फिर स्वे बैक पोस्चर में हमारा मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मसल का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं हो रहा है और ऑलरेडी जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो और भी ज्यादा पीछे हो गया है, तो उसके कारण जो हिप का जो हाइपर एक्सटेंशन जो हो रहा है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है हमारा इलियोफिमोरल लिगामेंट, ट्यूबोफिमोरल लिगामेंट और इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। इन शॉर्ट, इन तीनों लिगामेंट्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको पड़ेगा। और वापस से जो पहला पॉइंट है कि लेंथनिंग ऑफ लिगामेंट देखने को मिलता है, तो वो इन तीन लिगामेंट्स पे आपको वो चीज देखने को मिलेगी। तो यही है हमारा डायग्राम वाइज अगर आप देखो तो यही है डायग्राम। ये जो रेड कलर का है ये जो लाइन, इसको हम लोग कह देते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये है हमारा हिप जॉइंट एक्सिस, और एज यू कैन सी हियर कि हिप जॉइंट एक्सिस और लाइन ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है और लाइन ऑफ ग्रेविटी काफी पीछे है। चलो, तो देखो अब हम लोग जो नेक्स्ट जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लंबोसेक्रल एंड सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लंबोसेक्रल जॉइंट। यहाँ पे एक एंगल का नाम आता है जिस एंगल का नाम है आपका लंबोसेक्रल एंगल। और ये एंगल किसके किसके बीच में बनेगा, मतलब दो लाइन कहाँ कहाँ से ड्रॉ होता है वो पहले जान लेते हैं। सो इट इज मेजर्ड बिटवीन द बॉटम ऑफ द L5 वर्टिब्रा एंड द टॉप ऑफ द सेक्रम वर्टिब्रा। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 30 डिग्री होता है, बट इट कैन वेरी बिटवीन 6 and 30 डिग्री। जो सेक्रम वर्टिब्रा है वो है आपका S1। ठीक है, अगर डायग्राम से समझना चाहो तो यहाँ पे डायग्राम है जो कि आपको क्लियरली दिखा रहा है ये लाइन कहाँ कहाँ से गया हुआ है। ये है हमारा फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, और ये है हमारा सेक्रम वर्टिब्रा, S1 वर्टिब्रा। एक बॉटम से एक इसके टॉप से, इन दोनों के बीच में जो है लंबोसेक्रल एंगल आपका ड्रॉ होता है। अब अगर आप बोलोगे कि ऑप्टिमल पोस्चर क्या है, तो ऑप्टिमल पोस्चर में बेसिकली जो सेक्रम होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें भी एंटीरियर टिल्टिंग भी नहीं होता, पोस्टीरियर टिल्टिंग भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, मतलब कि अब मान लो कि अगर एंटीरियर टिल्टिंग अगर सेक्रम का है तो उससे क्या होगा। सो द एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ सेक्रम इंक्रीजेस द LS एंगल एंड मे रिजल्ट इन इंक्रीज्ड लंबर कन्वेक्सिटी व्हाइल स्टैंडिंग। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर एंटीरियर टिल्टिंग अगर इंक्रीज हो जाएगा सेक्रम का, तो उसके कारण जो LS एंगल होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड लंबर कन्वेक्सिटी व्हाइल स्टैंडिंग, यानी कि खड़े होते वक्त आपका जो लंबर का जो कन्वेक्सिटी है वो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, लंबर कन्वेक्सिटी का ये मतलब है, मान लो ये वर्टिब्रा आपका साइड व्यू अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, अगर इसको एंटीरियर माने और इसको पोस्टीरियर माने तो ये होगा आपका लंबर। ठीक है, तो अगर आप आगे से देखोगे तो आगे से कन्वेक्सिटी है। अब मान लो ये नॉर्मल है, कन्वेक्सिटी का इंक्रीज कर जाना मतलब और ये कन्वेक्स हो गया और ये ऐसे हो गया, समझ रहे हो। तो ये आपका ये वाला सीन होगा। अच्छा, आगे इसके थोड़ा बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ पे लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास होता है वो भी समझ लो। तो बेसिकली इन ऑप्टिमल पोस्चर द लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू द बॉडी ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, यानी कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है उससे पास करता है। और बहुत स्लाइटली, ठीक है,
and it is very slightly anterior to the axis of rotation of lumbosacral joint। ठीक है, आगे तो होता है बट बहुत कम होता है। ठीक है, अब चूंकि ये एंटीरियर है तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा लंबर और साथ ही साथ इंटायर वर्टिब्रा है वो भी किस तरफ मूव करेगा, तो एंटीरियरली मूव करेगा, राइट। सो द ग्रेविटेशनल मोमेंट और द एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट्स very slight extension moment at L5 to S1 that slides down that slides L5 and the entire lumbar vertebra down and forward on S1। down and forward मतलब कि down मतलब हो गया inferior, ओके, और forward मतलब हो गया anterior। तो याद रखना कि L5 के साथ साथ पूरा entire lumbar vertebra S1 पे anteriorly और inferiorly move करता है। और इसको अब अपोज कौन करेगा ये भी समझ लो, कि इसको अपोज करता है हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड इलियो लंबर लिगामेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, जो कि सैक्रम और इलियम इन दोनों से बनता है, एक जॉइंट है। ठीक है, अगर दोनों के बोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेक्रम और हिप बोन का फॉर्मेशन, यही तो कह सकते हैं ना, इन दोनों के बीच का जॉइंट है। ठीक है ना, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ऑप्टिमल पोजीशन, सेक्रम का ऑप्टिमल पोजीशन में, अब ऑप्टिमल पोजीशन क्या है वो तो ऑलरेडी पता है, न्यूट्रल पोजीशन होगा। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी आपका पास करता है एंटीरियरली टू द एसआई जॉइंट। अब ऑब्वियसली बात है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर एसआई जॉइंट के एंटीरियरली पास करेगा तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों से जो जॉइंट बन रहा है, हिप में तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि जिस भी जॉइंट से लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियरली या पोस्टीरियरली पास करता है उस जॉइंट के ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो उसी डायरेक्शन में पास करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं ये सेक्रम बोन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हिप बोन है। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियरली पास कर रहा है तो यहाँ हिप का तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, मूवमेंट किसका होगा, सेक्रम का। तो चलो यहां तक तो समझ गए। अब सेक्रम को थोड़ा जूम इन करते हैं। ठीक है, सेक्रम को थोड़ा जूम इन किया हम लोगों ने, ये है सुपीरियर पोर्शन ऑफ सेक्रम, ऐसा मान लेते हैं, और ये है हमारा इंफीरियर पोजीशन ऑफ सेक्रम। अब देखो, लाइन ऑफ ग्रेविटी चूंकि हमारा एंटीरियरली पास किया है तो सेक्रम भी हमारा एंटीरियरली ही मूव करेगा, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि हम लोग एंटीरियरली मूव करेगा किस मतलब कि इंफीरियर वाला पोर्शन एंटीरियरली मूव करेगा या सुपीरियर वाला पोर्शन एंटीरियरली मूव करेगा, कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ पे आता है, उसको अब हम लोग थोड़ा दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। सो ड्यू टू एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल मोमेंट एट एसआई जॉइंट, क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल मोमेंट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इट कॉजेज एंटीरियर सुपीरियर पोर्शन ऑफ सैक्रम टू रोटेट एंटीरियरली एंड इंफीरियरली। अब क्या कर रहे हैं, सेक्रम का दो पोर्शन है, एक है हमारा एंटीरियर सुपीरियर पोर्शन और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर पोर्शन। ठीक है, ये मान लो सुपीरियर एंड एंटीरियर पोर्शन है और ये इंफीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है। तो क्या कह रहा है, जो हमारा एंटीरियर और सुपीरियर पोर्शन है ना, वो हमारा रोटेट करता है एंटीरियरली एंड इंफीरियरली। तो ये हमारा रोटेट करेगा एंटीरियरली एंड इंफीरियरली, राइट। इसको थोड़ा डायरेक्शन वाइज भी हम लोग समझेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पोर्शन टू मूव पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर इंफीरियर पोर्शन होगा वो पोस्टीरियरली जाएगा और सुपीरियरली मूव करेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन थोड़ा देखते हैं किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक और डायग्राम ऐसा हम लोगों ने बना लिया, ये है हमारा एंटीरियर सुपीरियर और ये है हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर। तो जो एंटीरियर सुपीरियर है वो एंटीरियरली मूव करता है। ओके, एंटीरियर सुपीरियर वाला जो पोर्शन है वो एंटीरियरली मूव करेगा, तो यानी कि एंटीरियरली यानी कि इस तरफ, इंफीरियरली यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, पोस्टीरियर इंफीरियर वाला जो पोर्शन था वो पीछे की तरफ मूव करता है और सुपीरियरली मूव करता है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो पोस्टीरियर इंफीरियर वाला जो पोर्शन है उसका अपवर्ड टिल्टिंग हो रहा है, राइट, अपवर्ड टिल्टिंग हो रहा है। ओके, बस यही समझाना था मुझे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो ड्यू टू एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल मोमेंट एट एसआई जॉइंट इट कॉजेज एंटीरियर सुपीरियर पोर्शन ऑफ सेक्रम टू रोटेट एंटीरियरली एंड इंफीरियरली। ठीक है, एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पोर्शन टू मूव पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। बस इतना ही छोटा सा ही चीज था। ओके,
इसका अगला जो लाइन है, जो कि हमारा लास्ट लाइन है, वो बेसिकली ये है कि पैसिव टेंशन इन सैक्रोस्पाइनस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, इट प्रोवाइड द इंटरनल फोर्स दैट काउंटर बैलेंसेस एक्सटर्नल मोमेंट बाय प्रिवेंटिंग अपवर्ड टिल्टिंग, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, अपवर्ड टिल्टिंग ऑफ लोअर एंड ऑफ सैक्रम। तो ये क्या था? ये जो भी हो रहा था आपका, ये अभी आप ये जो भी आप देख रहे थे, ये बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा था। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो हमारा लोअर एंड था उसका अपवर्ड टिल्टिंग हो रहा था। ठीक है, तो इसी अपवर्ड टिल्टिंग को रोकने के लिए सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एक्शन में आता है, जो कि इंटरनल फोर्स क्रिएट करता है और वो एक्सटर्नल जो मोमेंट है उसको काउंटर बैलेंस करता है, और ये जो अपवर्ड टिल्टिंग हो रहा है उसको रोकता है। सो दिस इज इट, बस इतना ही। आई रियली होप कि आपको ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जो कि अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और उसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे एक एक लाइन को, और इसी तरह से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Share this video with your friends and subscribe to this channel, Physiosaurus.